नमस्कार मित्रों, RVIS PCS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास, भूगोल, संविधान जैसे महत्वपूर्ण विषयों के प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि PCS से लेकर महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए, यहाँ मिलान करने आया हुआ है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल पुस्तक लिखी है। फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल, ये पत्रिका है बॉम्बे क्रॉनिकल, इससे संबंधित है। एनी बेसेंट न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ, तो एनी बेसेंट किस पत्रिका से संबंधित है? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ, तो न्यू इंडिया इसमें है। महात्मा गांधी यंग इंडिया पत्रिका के संपादक हैं, संपादन किया था महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का। तो मिलान हो गया है। आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया नीचे स्वाधीनता संग्राम सेनानियों द्वारा उनके द्वारा प्रचार प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं, इनमें कौन थोड़ा गलत है? अबुल कलाम आज़ाद अल हिलाल पत्रिका से संबंधित है, सही है। लोकमान्य तिलक केसरी मराठा, सही है। नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू, सही है। महात्मा गांधी पायनियर, ये गलत है, यही आंसर आपका सही है, ये सुमेलित नहीं है। महात्मा गांधी यंग इंडिया से संबंधित है। द पायनियर जॉर्ज एलन संबंधित हैं। द पायनियर किससे संबंधित है? जॉर्ज एलन से। ये इलाहाबाद से निकली हुई पत्रिका है, जॉर्ज एलन इससे संबंधित है। प्रश्न है, कौमी आवाज पत्र का आरंभ किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने कौमी आवाज पत्रिका का आरंभ किया था। थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। कौमी आवाज उर्दू अखबार का प्रकाशन 1945 में जवाहरलाल नेहरू, रफ़ी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया गया था। 1997 में अखबार बंद हो गया था। कौन सा सुमेलित नहीं है, हमें ये देखना है। तो देखिए, नवजीवन महात्मा गांधी से संबंधित है। स्वराज्य टी प्रकाशम से। प्रभात NC केलकर से संबंधित है। कौमी आवाज आपका जवाहरलाल नेहरू, रफ़ी अहमद किदवई से संबंधित है, यही आंसर आपका सही है। ये गलत जोड़ा है, सही जोड़ा कौमी आवाज आपका, यह उर्दू अखबार है, जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई से संबंधित है। यहाँ देखिए कौन एक सही सुमेलित है वो बताना है। देखिए, मूक इंडिया ये महात्मा गांधी की नहीं है, मूक इंडिया अंबेडकर साहब की है, याद रखिएगा, ये सुमेलित नहीं है। मूक इंडिया अंबेडकर साहब की है। केसरी और मराठा, देखिए केसरी अंबेडकर की नहीं है, केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक की है, ये भी सुमेलित नहीं है। यंग इंडिया है कुछ, यंग इंडिया तिलक की नहीं है, यंग इंडिया गांधी जी की है, ठीक है, ये भी सुमेलित नहीं है। कॉमनवेल्थ और ये एनी बेसेंट से सुमेलित है, ये आंसर सही है। एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ ये सुमेलित है, आंसर ये सही है, और सब सुमेलित नहीं है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? इंडिपेंडेंट अंबेडकर दिया गया, यही सुमेलित नहीं है। इंडिपेंडेंट देखिए मोतीलाल नेहरू द्वारा निकाला गया था, मोतीलाल नेहरू द्वारा निकाला गया था, इसीलिए ये सुमेलित नहीं है। आपका आंसर यही सही है। बाल गंगाधर तिलक केसरी मराठा सही है। एनी बेसेंट न्यू इंडिया सही है। दादा भाई नौरोजी ने रफ गुफ्तार पत्रिका निकाली थी, पत्रिका से संबंधित है। रफ गुफ्तार दादा भाई नौरोजी, ये भी सुमेलित है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? अंबेडकर और इंडिपेंडेंट सुमेलित नहीं है। इंडिपेंडेंट किससे संबंधित है? मोतीलाल नेहरू से, ML नेहरू। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रदूत कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इसमें से गोपाल कृष्ण गोखले बनर्जी, ये सब नहीं है, तीनों नहीं है। राष्ट्रवाद का जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रवाद का जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की समाधि है। शारदा मणि कौन थी? ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, शारदा मणि, याद रखिएगा, शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? तो आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग ने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी।
इसमें महादेव गोविंद रानाडे जी ने भी इनका सहयोग किया था। तो महादेव गोविंद रानाडे भी प्रार्थना समाज से संबंधित हैं। आत्माराम पांडुरंग भी प्रार्थना समाज से संबंधित हैं, याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित में किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था। ठीक है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी थी? 14-18 याद रखिएगा। शारदा अधिनियम 1929-30 का है ये, और इसमें लड़कियों की आयु 14 साल, लड़कों की आयु 18 साल, 4 साल का गैप है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? केशव चंद्र सेन ने नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। केशव चंद्र सेन 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस एक्ट में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 और 18 वर्ष लड़कों की निर्धारित की गई थी। इसे ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1843 का एक्ट 5 लिखा है, ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया? तो गुलामी, दास प्रथा को 1843 के एक्ट ने गैर कानूनी बना दिया। लॉर्ड एलनबरो किसके काल में हुआ था गुलामी खत्म? लॉर्ड एलनबरो के काल में 1843 के एक्ट 5 ने गुलामी मतलब दासता को गैर कानूनी बना दिया। 1833 चार्टर की एक धारा जोड़ी गई थी जिसमें दासता को अति शीघ्र समाप्त करने को कहा गया था। 1843 में समस्त भारत में दासता अवैध घोषित कर दी गई। मालिकों को कोई प्रतिकर दिए बिना सभी दास स्वतंत्र कर दिए गए। यहाँ प्रश्न है, MC सीतलवाड़, BN राव, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य थे। MC सीतलवाड़, BN राव, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल की स्थापना की। इसका उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचार तैयार करना तथा संवैधानिक ढंग से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। इस मंडल ने V श्रीनिवास शास्त्री, JK देवधर, MN जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू जैसे महान समाज सेवक पैदा किए। MC सीतलवाड़, BN राव, अल्लादी कृष्ण स्वामी इसके प्रख्यात सदस्य थे। प्रश्न है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। तो जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभाली भी 2 सितंबर को। वायस राय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाए गए थे। आइए अगला प्रश्न है, पीसीएस में पूछा गया, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितने जनसंख्या के अनुपात में था? तो एक प्रतिनिधि 10 लाख जनसंख्या के अनुपात में था, याद रखिएगा। आइए, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, सर पैंथिक लॉरेंस थे, AB अलेक्जेंडर थे, जबकि विलियम वुड नहीं थे, कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा था। इस मिशन के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड, सर पैंथिक लॉरेंस भारत सचिव, AB अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री। भारतीय संविधान का गठन किया गया था। तो भारतीय संविधान का गठन जो संविधान थी वो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत गठित किया गया था। भारतीय संविधान का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत गठन किया गया था, याद रखिएगा। देखिए, पीसीएस परीक्षा 2022 में पूछा गया प्रश्न है, प्रथम अंतरिम सरकार राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था और इसकी घोषणा अगस्त में हुई थी, 24 अगस्त को हुई थी। 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की बात की गई है। केंद्र में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई थी। ठीक है, केंद्र में बोला गया है। 1909 का अधिनियम संबंधित है, ये पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू होने से है। पृथक मताधिकार, मुस्लिमों को पृथक मताधिकार क्षेत्र देने की बात की गई थी,
1909 के अधिनियम में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की थी? भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के अधिनियम से हुई थी। इसमें 1935 का अधिनियम नहीं है, तो डी आंसर आपका सही है। भारतीय संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। तो संघीय न्यायालय 1 अक्टूबर 1937 को बना था। इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गुएयर थे। ये इंपॉर्टेंट है, सर मॉरिस गुएयर। ठीक है, आगे देखें। ये देखिए, अगला प्रश्न है, किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है। तो भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने का जो कानून बना था, चार्टर्ड एक्ट 1833 में हुआ था। आइए इसकी कुछ मुख्य बातें पढ़ लेते हैं। चार्टर्ड एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण और इसमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जाएगा। ठीक है। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। अति महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है, निम्नलिखित में से किसने और किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? चार्टर्ड एक्ट 1813 का चार्टर्ड एक्ट है। इसमें 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए पहली बार निर्धारित किए गए थे। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यवाद और आंग्लवाद विवाद, प्राच्य माने प्राचीन, आंग्लवाद माने अंग्रेजी का विवाद, ये सब तीनों भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव के जनक कहे जाते हैं। तीनों आंसर सही है, आंसर सही है। ठीक है, चलिए प्रश्न है, देखिए संवैधानिक प्रावधान यहाँ पे दिए गए हैं, स्रोत दिए गए हैं। तो विधि का शासन देखिए, विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान के संविधान से है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना ये कनाडा के संविधान से है। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण की गई है। मूल अधिकार, यह बात याद रखिए कि राज्य के नीति निधि सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो संघ राज्य की भी समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारत राज्यों का संघ है, संघ में शक्ति अधिक शक्ति निहित है। ये कनाडा के संविधान से लिया गया है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है। प्रश्न है, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशिष्टताओं को ले लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निदेशक तत्व के निर्माण में योगदान है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बी आंसर सही है। आइए अगला प्रश्न है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव, सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। तो ये आयरिश गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव, सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता आयरलैंड के गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। आयरलैंड मतलब आयरिश। देखिए सुमेलित करने आया है, सुमेलित नहीं, इसमें देखना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। राज्य के नीति निधि सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया से ना लेकर कनाडा से ली गई हैं। यही आंसर सही है, ये कनाडा से लिया गया है, आप याद रखिएगा। आपातकालीन शक्ति जर्मनी से ली गई हैं, याद रखिए आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से ली गई हैं। आप ये चीज़ याद रख लीजिए, याद करने की चीज़ है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड संविधान से। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से। केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए विषय दिए गए हैं और संविधान का भाग दिया गया है। सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। तो उपाधियों का अंत ये आपका मौलिक अधिकार अनुच्छेद 18 है। तो मौलिक अधिकार है, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18, पहले का 3 हमने मिला दिया है। ग्राम पंचायतों का गठन ये संविधान का अनुच्छेद 40 है, जो कि डीपीएसपी है, राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, दूसरे का पहला। ठीक है। और 6 से 14 वर्ष तक के बालक
प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। तो ये मौलिक कर्तव्य हो गया। और इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, ये क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं, पहले का दूसरा। ठीक है, तो मिलान हो गया है, देख लीजिए। देखिए इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। नागरिकता संविधान के भाग 2 में वर्णित है, सुमेलित है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, सुमेलित है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 में है, 6 में नहीं है, यही सुमेलित नहीं है। इसको ऐसे लिखा जाना होता है, तब ये सही होता। 4 में है। राज्य भारतीय संविधान के 6 भाग में है, संविधान का भाग 6 में राज्य के बारे में दिया गया है। प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? भाग 11 और अध्याय 1 ये भारत के संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है। भाग 11 अध्याय 1। ये चीज़ याद रखने की जरूरत है, आप लोग याद रखिएगा। भारत का संविधान 15 निर्वाचन से संबंधित, भाग 15 निर्वाचन से, भाग 16 कुछ वर्गों में विशेष उपबंध से है, भाग 16 कुछ वर्गों में विशेष उपबंध से है, भाग 17 राजभाषा से, भाग 18 आपात उपबंध, भाग 18 आपात उपबंध, याद रखिए इसको। आइए देखिए यहाँ पर दिया गया है, इसमें सुमेलित करना है। भाग 5 आपका नागरिकता से है, भाग देखिए सॉरी भाग नहीं, अनुच्छेद 5 नागरिकता से है, अनुच्छेद 124 संघीय न्यायपालिका से है, और 352 आकस्मिक प्रावधान से है, और 245 विधायी शक्तियों का वितरण से है। तो 1 2 3 4 सब सही है, 1 2 3 4 ए आंसर सही है, देखिए आपका सही है। ठीक है, देखिए यहाँ मिलान करने आया है। अनुच्छेद 14 ये आपका मूल अधिकार है, और कहाँ गया, नीति निर्देश समानता, हाँ समानता का अधिकार है। मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 है। 36 आपका ये नीति निर्देश तत्व है, 36 से 51। और अनुच्छेद 74 ये मंत्रिपरिषद के बारे में वर्णन करता है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया के बारे में बताता है। देखिए यहाँ पर सुमेलित करने आया हुआ है, इसमें क्या लिखा है, कौन सा सही सुमेलित है। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अनुच्छेद 124 में दिया गया है, गठन के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में अनुच्छेद 124 में वर्णन किया गया है। भारत में निर्वाचन आयोग के बारे में 324 में वर्णन किया गया, ये सही है। निर्वाचन आयोग 324 में, ये सही है। संघीय लोक सेवा आयोग के बारे में अनुच्छेद 315 में वर्णन किया गया है, ये गलत है। महाधिवक्ता के बारे में अनुच्छेद 165 में वर्णन किया गया, अनुच्छेद 165 में, ये भी गलत है आपका। तो बी आंसर सही है, जो कि सुमेलित है। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां थीं? तो मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थीं। कितने भाग थे? 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची, याद रखिएगा। देखिए इसमें सही सुमेलित नहीं है, वो देखना है। हुंड्रू प्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है, सुमेलित है। चचाई प्रपात बीहड़ नदी पर है, सुमेलित है। धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पर है। और बूढ़ा घाट प्रपात ये कांची नदी ना होकर बूढ़ा नदी पर है, बूढ़ा नदी पर है। तो यही आंसर आपका सही है। हुंड्रू प्रपात निर्मित है स्वर्णरेखा नदी पर। स्वर्णरेखा नदी यह रांची से 45 किलोमीटर दूर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है हुंड्रू प्रपात, हुंड्रू फॉल। प्रश्न है, कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो कपिल धारा प्रपात नर्मदा नदी पर है। दुग्ध धारा प्रपात नर्मदा नदी पर है। भेड़ाघाट प्रपात नर्मदा नदी पर है। जबकि भालकुंड प्रपात ये बीना नदी पर है, यही आंसर सही है। बीना नदी पर भालकुंड प्रपात है। भारत का सबसे बड़ा जलाशय जोग प्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात है, कर्नाटक में शरावती नदी पर है। तो यहाँ पे भारत के जलप्रपात और उनकी स्थिति दी गई है, मिलान करना है। दूध सागर प्रपात ये कहाँ पर है? तो दूध सागर आपका गोवा राज्य में, याद रखिएगा। नीचे पलानी देखिए, पलानी आपका हिमाचल प्रदेश में है, पलानी जलप्रपात हिमाचल प्रदेश में है। खंडाधार प्रपात उड़ीसा में है। बरकाना प्रपात कर्नाटक में है, बरकाना कर्नाटक में है। तो मिलान हो गया है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है?
चिल्का झील उड़ीसा की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत में खारे पानी की लेगून झील चिल्का झील उड़ीसा में, इसका क्षेत्रफल 900 वर्ग किलोमीटर, गर्मी के समय में से लेकर 1165 किलोमीटर मानसून के समय तक परिवर्तन होता रहता है। जबकि सांभर झील राजस्थान की देश की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। तो यहाँ पर केवल एक झील का उल्लेख किया गया, अतः प्रश्न का सही उत्तर चिल्का झील होगा। चिल्का झील जहाँ स्थित है ये उड़ीसा में है और उड़ीसा के उत्तरी सरकाट में स्थित है, उत्तरी सरकार तट पे है। चिल्का झील भारत में उड़ीसा राज्य के महानदी के मुहाने के निकट खारे पानी की लेगून झील है। उड़ीसा तट भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी सरकार का भाग है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय सदस्य कौन था? जॉर्ज यूले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय सदस्य जॉर्ज यूले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चतुर्थ अधिनियम 1888 की अध्यक्षता इन्होंने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिनियम की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने दूसरे अधिनियम की अध्यक्षता की थी। भारत कांग्रेस का दूसरा अधिनियम 1886 में कलकत्ता में हुआ था। इनकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इस अधिनियम में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हुआ था। इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी ने 1893 में लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनती हैं। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला अध्यक्ष थी। प्रश्न है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में रहूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करता रहूं। ये लॉर्ड कर्जन के कथन हैं। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वे कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम नाम बताना है। तो अशफाक उल्ला खां प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम नाम है, अशफाक उल्ला खां। अशफाक उल्ला खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। काकोरी षड्यंत्र केस में फैजाबाद जेल में 19 दिसंबर 1927 को 27 वर्ष की अवस्था में फांसी दे दी गई थी अशफाक उल्ला खां को। उनका जन्म 1900 में शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। यद्यपि 1857 विद्रोह का संदर्भ भी लिया जाए तो इस प्रश्न का उत्तर अजीजुद्दीन होगा। अजीजुद्दीन 1857 दिल्ली विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों द्वारा मुगल शहजादे मिर्जा अजीजुद्दीन को नवंबर 1857 में 6 अन्य मुगल शहजादों के साथ दिल्ली दरवाजे पर फांसी पर लटका दिया गया था। अगला प्रश्न है, किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था? सूर्यसेन चटगांव शस्त्रागार धावा से संबंधित हैं। सूर्यसेन, जिसे मास्टरदा के नाम से जाना जाता है सूर्यसेन को। तो देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जतिन दास, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, कल्पना दत्त। तो इनकी मृत्यु कैसे हुई ये यहाँ पे देना है। तो जतिन दास की मृत्यु भूख हड़ताल से हुई थी। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ हो रहा था तो इन्होंने स्वयं अपनी गोली मार ली थी, चंद्रशेखर आजाद। भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। कल्पना दत्त को आजीवन कारावास सजा दी गई थी। तो सुमेलित हो गए। आगे देखें, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? लाहौर षड्यंत्र केस में जतिन दास को बंदी बनाया गया था, याद रखिएगा। कौन एक उग्रवादी नेता है? बिपिन चंद्र पाल उग्रवादी नेता है। लाल बाल पाल कहा जाता है। लाल गंगाधर तिलक पाल, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल। तो बाल गंगाधर लाला लाजपत राय, ये आपका, और बिपिन चंद्र पाल, तीनों लोग उग्रवादी नेता कहे जाते थे। बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, 3 लोग थे। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी लंदन में। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में की थी। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना। स्वराज प्रस्ताव जो 1905 का था उसमें स्वशासन सुनिश्चित करना, यह प्रस्ताव का उद्देश्य था।
जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? तो आचार्य नरेंद्र देव कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता थे। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण ने की थी। अन्य सदस्य ये सब हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ होती है? पटना में होती है। 1934 में पटना में कांग्रेस महासमिति की बैठक के दौरान ही सदस्यों की एक अलग बैठक हुई, जिसमें अखिल भारतीय समाजवादी दल की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई। अक्टूबर-नवंबर 1934 के दौरान बंबई में इसकी नीतियों कार्यप्रणालियों को तय किया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किसको हराकर बने थे? पी सीतारमैया को हराकर बन गए थे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति 1892 के अधिनियम से प्राप्त हो गई थी। भारत परिषद अधिनियम 1892।